नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसे हमने नाम दिया है केस का किस्सा। और इस सीरीज में हम भारत के ऐसे निर्णयों को लेकर आपके सामने में आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं और वो डिसीजंस जिन्होंने भारत को हिलाकर रख दिया, ऐसे निर्णय जिन्होंने भारतीय समाज को एक दिशा दी है। और आज हम बात करने वाले हैं शायरा बानो के केस के बारे में। आपने नाम सुना होगा, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। एक ऐसा निर्णय जिसे हम सबको जानना चाहिए। आइए इस केस के पीछे के किस्से को समझते हैं। ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से क्वेश्चंस उठाए गए थे और ये भी समझेंगे कि इन क्वेश्चंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ निर्णय दिया है। अगर आप 1935 से लेकर 2025 तक के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पीछे की ऐसी ही कहानियों को जानना चाहते हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने तो बेल आइकॉन क्लिक कर लेना चाहिए ताकि ऐसे वीडियोस के लिंक आप तक पहुंचते रहें। हजारों पेजेस में होते हैं ये जजमेंट, जिन्हें कम शब्दों में लेकर आता हूं मैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के केस का किस्सा यहां से। तो शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का मामला है, एक महिला की लड़ाई जिसने देश को बदल दिया। ये एक कहानी है आम महिला की जिसकी जिंदगी अचानक उस पल बदल जाती है जब उसे एक साधारण से पोस्टकार्ड पर 3 शब्द तलाक 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 लिखा हुआ मिलता है और इसके जरिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया। इस महिला का नाम है शायरा बानो, जो हरिद्वार की रहने वाली है। इसका विवाह 2002 में हुआ था और 15 साल के वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें कथित तौर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से उनके पति ने उसे छोड़ा, वह उनके लिए एक बड़ा सदमा था। यह 3 तलाक की कुप्रथा थी, जिसे तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है, जहां एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक 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 बोलकर तुरंत छोड़ सकता है, अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के या विचार विमर्श के। और शायरा बानो अकेली नहीं थी, लाखों मुस्लिम महिलाएं इस प्रथा की वजह से असुरक्षित महसूस कर रही थी। और यह प्रथा उनके जीवन पर एक तलवार की तरह लटकता रहता था। एक दिन अचानक उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती थी। यह प्रथा न केवल अन्यायपूर्ण थी, बल्कि इसने महिलाओं के सम्मान और गरिमा को भी चोट पहुंचाई थी। शायरा बानो ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि मुझे बस 3 शब्दों से अलग कर दिया जाए। मेरा सम्मान कहां है, मेरा अधिकार कहां है। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। 2016 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका, उनका पिटीशन सिर्फ इसके लिए नहीं था कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी था जो इस प्रथा की शिकार थीं या हो सकती थीं। क्या प्रश्न उठे थे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष? जब शायरा बानो की याचिका सर्वोच्च न्यायालय पहुंची तो कई गंभीर संवैधानिक और सामाजिक प्रश्न उठे। पहला तो प्रश्न यही था कि क्या 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत मुस्लिम पर्सनल लॉ का अभिन्न अंग है। फिर प्रश्न था कि क्या यह इस्लामी आस्था और कुरान की शिक्षाओं के अनुरूप है, या यह केवल एक प्रथा है जिसे समय के साथ विकसित कर दिया गया। फिर प्रश्न ये था कि क्या 3 तलाक भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से क्या यह आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समता, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इनका उल्लंघन करता है। प्रश्न ये था कि क्या व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के दायरे में आते हैं। प्रश्न ये था कि क्या न्यायालय व्यक्तिगत कानूनों की संवैधानिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच कर सकता है, या पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। प्रश्न ये भी था कि क्या यह प्रथा महिलाओं के सम्मान और गरिमा के अधिकार के खिलाफ है। सोचिए, इतने सारे गंभीर प्रश्न थे जिस पर बैठना था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की पीठ बैठी, बेंच बैठी। यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इस पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ बिठाई गई, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक पीठ कहा जाता है, जिसमें विभिन्न धर्मों के न्यायाधीशों को शामिल किया गया। ये एक तरह से भारतीय समाज की विविधता का प्रतीक भी था। इस पीठ में शामिल थे न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे ये, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति रोहिंटन फलियस नरीमन, न्यायमूर्ति यू ललित और जस्टिस एस अब्दुल नजीर। विद्वानों की पीठ बैठी और डिसाइड किया गया। कहा गया कि तलाक ए बिद्दत यानी कि एक बार में 3 तलाक ये असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक ए बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन फलियस नरीमन, जस्टिस यू ललित, इन तीनों की मेजॉरिटी वाले जजमेंट में कहा गया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है यह संवैधानिक है और इन्होंने इसे कुरान की शिक्षाओं के विपरीत और शरीयत कानून के तहत भी वैध नहीं पाया। वहीं जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने अल्पसंख्यक यानी डिसेंट का जजमेंट दिया। वहीं जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने अल्पसंख्यक निर्णय यानी डिसेंट का जजमेंट दिया। कहा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर्सनल लॉ का हिस्सा है
और इसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कहा और 6 महीने के लिए इस प्रथा पर रोक लगा दी। आपको यह भी बता दूं कि बहुमत का निर्णय यानी जो मेजॉरिटी का जजमेंट था उसमें पाया गया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मनमाना है। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकार स्पेशली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनका उल्लंघन करता है। न्यायालय ने सरकार से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उचित कानून बनाने का भी आग्रह किया। इस जजमेंट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपको बता दूं कि शायरा बानो बनाम भारत संघ का निर्णय एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। यह जजमेंट मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी एक अन्यायपूर्ण प्रथा से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस और समानता यानी इक्वलिटी मिल रही है। यह महिलाओं की गरिमा और एम्पावरमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। इस फैसले ने भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। कई लोगों ने इसे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की दिशा में बढ़िया कदम के रूप में देखा है। इस जजमेंट के बाद भारत सरकार ने 2019 में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 पारित किया है, जिसके तहत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया गया है। इस मामले में न्यायपालिका ने यह भी दोहराया था कि भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है और व्यक्तिगत कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है यदि वे संवैधानिक सिद्धांतों और मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों, केस का किस्सा में यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक कमाल के जजमेंट के बारे में कम शब्दों में अधिक जानकारी आप तक मैं पहुंचा पाया होऊंगा। अगर आप ऐसे ही किसी निर्णय के बारे में ऐसे ही विस्तार से समझना जानना चाहते हैं, उसके पीछे के किस्से को समझना चाहते हैं, तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि वो कौन सा मामला है जिसके बारे में आप सुनना समझना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही किस्सों पर लिखी किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरी लिखी हुई किताब बियॉन्ड जजमेंट इंग्लिश में और हिंदी में केस का किस्सा के नाम से पहले ही पब्लिश हो चुकी है। अगर आप अपनी कॉपी बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपनी कॉपी सुरक्षित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।